बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज जुमेरात का दिन था और अम्मा हर जुमेरात को नियाज बांटती थी, फिर वो भले चंद टॉफियों की सूरत में होती या फिर मिठाई की सूरत में। इस बार अम्मा ने मुझे जलेबी दी और कहने लगी, जाओ बेटा, ये बच्चों में बांट कर आ जाओ। मैंने खुशी खुशी वो जलेबियाँ ली और बाहर आ गया। मगरिब की अजान होने वाली थी, इसलिए गली में एक बच्चा भी नहीं था। मैं मायूस होकर जरा आगे आ गया, उस गली की तरफ जहाँ पर एक पीपल का घना पेड़ था। मैंने देखा उस दरख्त के नीचे एक बच्ची खड़ी थी जो तकरीबन मेरी ही हम उम्र थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, रोती हुई आंखें और फटे पुराने कपड़े देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आया था। मैंने उसे फौरन वो जलेबियां दी। वो उसने फौरन ही खुशी खुशी खा ली थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस मासूम और खूबसूरत लड़की को अपने साथ घर ले जाऊं। कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? मैं बड़ा बनकर उससे पूछने लगा तो वो हिचकियों से रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, मेरा कोई घर नहीं था, मेरी अम्मा मर गई है। मुझे उस पर इतना तरस आया कि मैंने उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ घर ले आया। अम्मा उसे देखकर हैरान थी, कहने लगी, ये लड़की कौन है? तो मैं कहने लगा, अम्मा, ये लड़की बेसहारा है, इसे हम अपने घर में रख लेते हैं। अम्मा ये सुनकर खामोश हो गई, फिर सरगोशी में कहने लगी, तुझे तेरे बाप का तो पता है ना, वो कहाँ इससे बर्दाश्त करेगा। तो मैं अम्मा की मिन्नतें करते हुए कहने लगा, अम्मा, आप अब्बा से कह देना, ये बहुत मासूम है और बहुत भूखी भी लग रही है। मेरी मिन्नतें करने पर अम्मा उसे रखने पर तैयार हो गई थी। लेकिन शाम को अब्बा आ गया। कहने को तो वो मौलवी था, लेकिन उसका गुस्सा बेहद गज़बनाक था। वो मेरा सगा नहीं बल्कि सौतेला बाप था, इसलिए मैं उससे बहुत डरता था। फिर जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वो चीखते हुए अम्मा से कहने लगा, पहले ही तुम्हारे मरे हुए शौहर की औलाद को मैं पाल रहा हूँ, अब तुमने ऐरे गैरों को भी पालना शुरू कर दिया है। अम्मा उनके गुस्से के आगे कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन मुझे उस शख्स से नफरत थी। लेकिन वो अलग बात थी कि अपनी नफरत का इजहार करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। कभी मैंने देखा वो लड़की अब्बा की आवाज़ सुनकर बुरी तरह सहम गई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर छत पर ले आया। छत पर आकर हम दोनों इत्मीनान से खेलने लगे। पीछे मुझे अपने सौतेले बाप की चिंघाड़ती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो यकीनन अम्मा पर गुस्सा कर रहा था। मैंने सर झटक दिया। फिर वो लड़की कहने लगी, क्या ये तुम्हारा बाप है? लेकिन इसका रवैया ऐसा क्यों है? वो मासूमियत से पूछ रही थी। तो मैं रोते हुए उससे कहने लगा, ये मेरा सगा नहीं बल्कि सौतेला बाप है। मेरा सगा बाप तो बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरे लिए ढेर सारे खिलौने भी लेकर आता था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा, कहाँ चला गया है वो? उसकी आंखों में हैरानी थी। तो मैं उदास होकर कहने लगा कि वो मर गया है, अभी 3 साल पहले उसका इंतकाल हुआ है। ये सुनकर उसके चेहरे पर अफसोस फैल गया था। फिर मैंने उसे अपनी बातों में बहला लिया। मैं और वो दोनों छत पर ही रहती थी। मैं अपने सौतेले बाप से चुपके उसके लिए खाना लेकर आता। उसे जो भी चीज चाहिए होती वो मुझसे कह देती थी। धीरे धीरे उसकी मुझे और मुझे उसकी आदत हो गई। अम्मा भी मुतमईन थी कि वो लड़की यहाँ आकर बिल्कुल ठीक है। फिर जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई तो उस दिन मेरी आंखों ने एक बहुत ही बदसूरत मंजर देखा था, जब आधी रात को मैंने अपने सौतेले बाप को उस लड़की की चारपाई के पास खड़ा हुआ देखा। मैं उस वक्त थोड़ा बालिग हो चुका था, लेकिन वो लड़की चीखती हुई उठी और उसने अब्बा के मुंह को नोच लिया। अपने नाखून उसके चेहरे पर मारे, जिनसे खून टपक रहा था। ये मंजर देखकर तो मैं हैरान रह गया कि उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। तभी उसने अब्बा को जोरदार धक्का दिया और उस घर से हमेशा के लिए चली गई। उसके जाने के बाद मैं बहुत उदास हो गया था। आज तक मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी कि आखिर उस रात अब्बा उसकी चारपाई के पास खड़े क्या कर रहे थे। काश एक बार वो मेरे सामने आए तो मैं उससे पूछूं कि उसने अब्बा के पूरे चेहरे को जख्मी क्यों किया था। लेकिन उस दिन के बाद से वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। अब्बा जब भी अपने चेहरे को आईने में देखते तो उस लड़की को कोसना शुरू कर देते थे, क्योंकि वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते। यही वजह थी कि मेरी भोली भाली अम्मा का रिश्ता उनसे हो गया था।
मेरा नाम तलहा है। मैं एक यतीम लड़का था। मैं अपने बाप से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक मौलिक बीमारी का शिकार होकर वो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चला गया। अब अम्मा मेरा हाथ थामकर मुझे नानी के घर ले आई थी, लेकिन मामू मुझे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने जबरदस्ती अम्मा की शादी एक मौलवी से करवा दी। कहने को तो वो मेरा सौतेला बाप था, लेकिन वो एक दरिंदा सिर्फ आदमी था। उसने मुझ पर जरा भी शफकत नहीं दिखाई। उसकी पहली बीवी भी मर चुकी थी, लेकिन उसकी पहली बीवी से कोई औलाद नहीं थी। दूसरी शादी हो जाने के बाद अम्मा मुझे लेकर अपने दूसरे शौहर के घर आ गई थी। ये मौलवी मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बात पे बात ये अम्मा को ताने देता और हाथ उठाने से भी पास नहीं आता था। जब भी उन दोनों की लड़ाई होती तो मैं कोने में छुप जाता। मुझे इससे बहुत डर लगता था, क्योंकि वो एक चालाक आदमी था। अम्मा मुझे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरा पढ़ाई का बोझ उठाने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि अपने भाइयों से पैसे लाओ अगर अपने सगे बेटे को पढ़ाना है। ये सुनकर अम्मा खामोश हो गई, लेकिन फिर भी हमसाए में रहने वाली एक औरत की मदद से उन्होंने मेरा दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा दिया था। अब मैं रोजाना पाबंदी से स्कूल जाता। अम्मा मुझे बड़े प्यार से तैयार करती और कहती, एक दिन तुझे मेरा सहारा बनना है। मैं तुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहती हूँ। उनकी आंखों में कई ख्वाब सजे थे। मुझे उनकी जिंदगी में दुखों की शदीद ज्यादती महसूस होती। दूसरी शादी करने के बाद तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, क्योंकि उनका वास्ता एक ऐसे इंसान से पड़ा था जो इंतहाई दरिंदा सिफ्त और शैतान इंसान था। वो लोगों की नजरों में तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता, लेकिन अम्मा और मेरे साथ उसका सलूक निहायत ही भयानक था। अब जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा था, वो मुझ पर हावी होने की कोशिश करता। वो अक्सर मुझ पर भी हाथ उठा लिया करता, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए शदीद नफरत पड़ रही थी। फिर मैं उसके कंधों के बराबर आ गया। एक दिन वो मुझे किसी बात पर मारने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर तो वो गुस्से से पागल हो गया और फौरन ही मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। अम्मा मुझे बुला रही थी, लेकिन मैंने अम्मा के हाथ थामे और कहने लगा, अम्मा, एक दिन मैं आपको लेने आ जाऊंगा और इस शैतान से आपकी जान छुड़वाऊंगा। ये कहकर मैं महज 19 साल की उम्र में घर छोड़कर आ गया था, क्योंकि मैं अपने सौतेले बाप से सख्त नफरत करता था। उसके साथ रहना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। 3 दिन तक मैं यूं ही सड़कों पर भटकता रहा, हालांकि मुझे अपना होश भी नहीं था। साथ ही वो लड़की जो कभी मेरी जिंदगी में आई थी, वो मेरी हम उम्र ही थी, लेकिन बहुत साल पहले अब्बा की वजह से ही वो अचानक घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन उसके नाखूनों के निशान अभी भी अब्बा के चेहरे पर मौजूद थे। उस रात उसने अब्बा को जख्मी किया और घर से फरार हो गई। मैं अब्बा के अंजाम पर खूब हंसा था। कोई तो था जिसने अब्बा को खूब अच्छा सबक सिखाया था। मैं अम्मा को याद करके रोता, खूब आंसू बहाता, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। मैं अम्मा को वहाँ अकेला छोड़कर आ गया था। न जाने वो जालिम अम्मा के साथ क्या सलूक करता होगा। उनकी याद दिन रात मेरे दिल को बेचैन रखती थी। फिर मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं था। 3 दिन तक तो मैं यहीं सड़कों पर भटकता रहा। भूख से निढाल मेरा वजूद अब चलने फिरने से भी कासिर था। फिर उस दिन मैं एक दरख्त के नीचे बैठा था, जब मैंने सामने से एक बड़ी उम्र की औरत को आते हुए देखा। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। उसके हाथों में भारी सामान था, जिसे वो बार बार जमीन पर रख देती और थोड़ी देर बाद उठा लेती, लेकिन अचानक ही मेरे नजदीक से गुजरते हुए उन्हें जोरदार चक्कर आया और वो नीचे जमीन पर गिर गई। साथ ही उनका सारा सामान भी बिखर गया था। मैंने फौरन ही उन्हें संभाला था और उनका सारा सामान भी जमा कर लिया। फिर कहने लगा, क्या हुआ अम्मा जी, आपको तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तो वो सर पर हाथ रखते हुए कहने लगी, बस बेटा, अब हिम्मत नहीं। सामान लेने गई थी घर का, लेकिन लगता है कि अब मैं बिल्कुल ही बूढ़ी हो गई हूँ। बेटा, तू मुझे घर तक छोड़ दोगे? मैं कहने लगा, क्यों नहीं अम्मा, मैं तो वैसे ही फारिग सड़क किनारे बैठा हूँ, मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ। ऐसे लग रहा था जैसे उनका घर बहुत दूर है। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, जबकि वो आगे आगे मुझसे बातें करते हुए जा रही थी। फिर जब उन्हें पता चला कि सौतेले बाप के जुल्म सितम की वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया है,
तो उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। कहने लगी, बेटा तुम्हारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है और मेरे सर पे ना तो शौहर का हाथ है और ना ही मेरा कोई बड़ा बेटा है। बस मेरी 3 बेटियां हैं जिनके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। वो तीनों तो घर से बाहर भी नहीं निकलती, इसलिए घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं उन्हें सामान देकर पलटने ही वाला था जब उन्होंने मुझे आवाज देकर रोका। फिर कहने लगी, बेटा मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ इस घर में रहो, मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा। हमारे ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा है, तुम उसमें रह लेना, जबकि मैं और मेरी बेटियां नीचे वाले पोर्शन में रहती हैं। उनकी बात सुनकर तो मैं खुशी से आसमान पर उड़ने लगा। मैं ऐसे ही तो किसी ठिकाने की तलाश में था। वो औरत तो निहायत ही मेहरबान थी। मैंने उस अम्मा जी का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, आपकी नवाजिश होगी। वैसे भी मैं 3 दिन से सड़कों पर भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। ये सुनकर तो उनका कलेजा बाहर आ गया। फौरन मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहने लगी, बस तुम ऊपर वाले कमरे में जाओ, मैं तुम्हें खाना भिजवाती हूँ। उन्होंने फौरन ही ऊपर छत पर मौजूद कमरा मेरे लिए खोल दिया था। गो के उसमें सारा फालतू सामान भरा हुआ था और गंदगी से अटा हुआ कमरा था, लेकिन मैं चंद लम्हों में ही उसे साफ कर सकता था, क्योंकि अम्मा के साथ भी मैं अक्सर घर के कामकाज करवा लेता था और यूं मुझे सारा काम करने की आदत थी। थोड़ी ही देर बाद वो मेरी हम उम्र लड़की थी जो मेरे लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा था। मैं उसकी झील सी खूबसूरत आंखों को देखता रह गया। ये सच बात थी कि मैंने आज से पहले इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। उसने मेरे सामने खाना पटक कर रखा और हुक्म देते हुए कहने लगी, अपना कमरा अच्छी तरह साफ कर लेना, हम तुम्हारे नौकर नहीं है जो तुम्हारा कमरा साफ करेंगे। ये कहकर वो चलती बनी। पीछे से मुझे उसकी अम्मा की आवाज आई थी जो उससे कह रही थी, तानिया बेटा उसके कमरे की सफाई भी कर देना, जबकि वो मुझे गुस्से से घूरती हुई नीचे चली गई। मैं उसके इस अंदाज पर मुस्कुरा दिया था। मुझे उसका नाम भी पता चल गया था। उसका नाम तानिया था। उस लड़की को देखकर न जाने मुझे किसी और वजूद की याद पूरी शिद्दत से आई थी। मैं अपनी बचपन की उसी दोस्त को याद करने लगा जो कभी मेरे साथ मेरे घर में रहती थी। मैंने भी तो कभी उसे यूं ही भूख में सहारा दिया था जब वो इंतहाई भूखी और घर से बेघर थी। न जाने अब वो कहाँ होगी। बेख्तियार मेरे दिल में उसकी याद ने डेरा जमाया था। अब मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई थी। अम्मा जी को जो भी काम करता हुआ देखता, मैं भाग भाग कर वो काम कर देता। फिर मैं एक फैक्ट्री में काम करने लगा। मैं चाहता था कि मैं उन पर बोझ न बनूं, बल्कि कुछ कमा कर उनके हाथ पर भी रखूं और थोड़े बहुत पैसे अपने पास जमा कर लूं, ताकि कल को मैं 2-4 साल बाद अम्मा से मिलने जाऊं तो मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं अपनी माँ के साथ एक अलग घर में रिहाइश इख्तियार कर सकूं। फिलहाल मैं इस काबिल नहीं था कि अपनी माँ को अपने साथ रख सकता, और फिर तो मुझे खुद भी किसी सहारे की जरूरत थी। फिर मैं उस रात सो रहा था जब मुझे गर्मी ने सताया, तो मैं यूं ही झांक कर इधर उधर देखने लगा। मैंने देखा बराबर वाला घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, जो बिल्कुल उस दीवार के साथ मिला हुआ था। उस घर में झांक कर तो अजीब से एहसास ने मुझे अपने घेरे में ले लिया था, क्योंकि वहां पर छाया खौफनाक अंधेरा और टूटे फूटे से दरवाजे जो पुराने वक्तों की याद दिलाते थे। यकीनन ये घर बिल्कुल उजाड़ और वीरान पड़ा था। फिर मैं सहन में ही सोया हुआ था जब आधी रात को मेरी आंख खुली। मैंने चादर में लिपटे एक वजूद को उस छोटी दीवार से कूदकर उसी खाली घर में जाते हुए देखा था। मैं जल्दी से उठकर उसके पीछे आया, लेकिन वो तो किसी छलावे की तरह गायब हो गया था। मैंने उस खाली घर के कमरे के दरवाजे को हिलते हुए देखा तो मैं समझ गया कि यहाँ से कूदने वाला वजूद उसी कमरे के अंदर गया है। लेकिन नीचे पूरे घर में चीखों पुकार मच गई थी। वो अम्मा जी थी जो बुरी तरह चीखते हुए अपनी बेटियों से कह रही थी, अरे तानिया को तलाश करो, वो आधी रात को कहाँ चली गई है। तभी एक और आवाज आई जो यकीनन उसकी दूसरी बेटी की थी, जो अपनी माँ से कह रही थी कि अम्मा उसने कहाँ जाना है, हम तो उसे संभाल संभाल कर थक गए हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो वो उसी घर में पहुंच जाती है। अब भी वो उसी घर में होगी। हम सिवाय उसका इंतजार करने के कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे इस बात का बड़ा तजस्सुस था। मैं उन्हें कहना चाहता था कि मैंने अपनी आंखों से उसे उस घर में जाते हुए देखा है।
आखिर उस खाली और उजाड़ वीरान घर में वो क्या लेने गई है और वो सब उसे लेने क्यों नहीं चाहते, लेकिन वो तो इसका इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद थक हार कर मैं चारपाई पर लेट गया, लेकिन जैसे ही अम्मा जी ऊपर आई तो वो उस छत के कोने में छुपी बैठी थी। अम्मा ने उसे बाजू से पकड़ा और कहने लगी, क्यों हमें सताया हुआ है तूने, आखिर तू बाज क्यों नहीं आ जाती। तो वो अपनी अम्मा को घूरते हुए कहने लगी, मैं क्यों छोड़ दूं उसे, वो मेरी सहेली है, मैं उसके पास जाती हूँ, उससे मिलकर मुझे सुकून मिलता है। वो अम्मा अपनी बेटी को घसीटते हुए नीचे ले गई थी। मुझे उन दोनों माँ बेटी की बात का कोई भी मतलब समझ नहीं आया था कि आखिर वो किस सहेली का जिक्र कर रही थी। रात वाले अजीब व गरीब वाक़े को मैंने नजरअंदाज कर दिया था। अब मैं पाबंदी से काम पर जा रहा था। सुबह का नाश्ता तानिया ही मुझे देने आती, लेकिन अम्मा जी जाते वक्त मुझे दोपहर का खाना भी पकड़ा देती थी। मैं शदीद शर्मिंदगी महसूस करता, लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने मुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा है। फिर उस रात जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसे देखकर तो जमीन और आसमान एक हो गए थे। वो रात का 1 बजे का वक्त था जब अजीब से गर्मी के एहसास पर मेरी आंख खुल गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी। न जाने क्यों आजकल अम्मा की याद मुझे बहुत सता रही थी। मैं ऐसे ही मुंडेर से झांक कर उस खाली घर में देखने लगा, जहाँ एक पुराना सा दरख्त था जिसके सूखे पत्ते जमीन पर बिखरे हुए थे। अचानक ही मेरी नजर उस दरख्त पर पड़ी जिसकी शाख से लंबे लंबे बाल लहरा रहे थे। ऐसे लगता जैसे वहां पर कोई बैठा हो। मैं समझ रहा था कि शायद अंधेरा होने की वजह से मुझे ऐसे ही वहम हो रहा है, लेकिन अचानक ही सामने चमकती आंखें देखकर मेरे मुंह से बेइख्तियार चीख निकली थी। अंधेरा होने की वजह से मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख पाया था, लेकिन वो 100% एक लड़की थी। लंबे लंबे बाल जो जमीन पर झूल रहे थे और पाँव में पहनी हुई चांदी की पाजेब जो अंधेरे में भी खूब चमक रही थी। भला कोई लड़की आधी रात को उस दरख्त पर कैसे बैठ सकती है? ये खौफनाक मंजर देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैं अपने बिस्तर पर चला आया और कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा था। सुबह इतवार होने की वजह से फैक्ट्री की छुट्टी थी। मैं उस दिन घर पर ही था। मैंने तो पहले कमरे की सफाई की, फिर अम्मा जी से कहने लगा, कोई काम हो तो मुझे बताएं। उन्होंने मुझसे गोश्त लाने के लिए कहा था। मैं चुपचाप गोश्त लेने चला गया। जैसे ही वापस आया तो दरवाजे पर मुझे उन दोनों माँ बेटी की आवाजें आने लगी। वो अम्मा जी अपनी बेटी तानिया का बाजू पकड़े खड़ी थी और न जाने उसे एक घसीटते हुए अपने साथ कहाँ लेकर जा रही थी, लेकिन वो मुसलसल वहां जाने से इनकार कर रही थी। दोनों माँ बेटी की खूब तकरार हो रही थी। फिर उसने अपनी माँ को धक्का दिया और सीढ़ियों से होती हुई ऊपर मेरे कमरे में चली गई, जबकि मैं बेबसी से बाहर गली में खड़ा हुआ था। आखिर उस लड़की के साथ क्या मसला है, मैं दिल में सोच कर रह गया था। कोई तो ऐसी बात थी जो इस घर में चल रही थी। तभी साथ वाली पड़ोसन जो अपने घर के दरवाजे से निकली थी, वो मुझे देखते हुए कहने लगी, तो तुम ही हो वो किराएदार जो मुबशरा के घर में रहते हो? अरे उन नफसियाती माँ बेटी के बीच में कैसे रह रहे हो? चंद दिनों में ही पागल हो जाओगी। ये कहकर वो अपने घर में घुस गई, जबकि मुझे शदीद उलझन में डाल गई थी। शायद अम्मा जी ने अपने मोहल्ले पड़ोस के लोगों से झूठ कहा था कि मैं उनका किराएदार हूँ। हालांकि वो तो मुझसे एक पाई भी वसूल नहीं कर रही थी। उल्टा मैं ही एक बोझ की तरह उनके घर में पड़ा था। अब मुझे बराबर वाले उस खाली घर से बहुत खौफ महसूस होता था। न जाने ये लोग यहाँ कैसे रहते हैं। मैं चाहकर भी इस घर को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर में ही मौजूद था। लेकिन उस रात तो मेरे होश उड़ गए। जब मैं सो रहा था तो आधी रात को मेरी आंख खुली। मैंने 2 लड़कियों के हंसने की आवाज सुनी। ये हंसी बहुत ही दिलकश थी। ऐसे लग रहा था जैसे 2 लड़कियां मिलकर कोई खेल खेल रही हो। मैं डरते डरते उठा। मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो रहा था। जैसे ही मैंने उस खाली घर में झांक कर देखा तो सामने का मंजर दिल दहलाने वाला था। वो दोनों लड़कियां हाथों में हाथ डालकर उस खाली घर में झूम रही थी, एक दूसरे को हंसते मुस्कुराते देखते हुए। लेकिन खौफजदा करने वाली वो लड़की जिसके बाल पांव तक आ रहे थे, दोनों एक ही शक्ल की लग रही थी। लेकिन जैसे ही रोशनी में मैंने एक लड़की की शक्ल देखी
तो मेरे होश और हवास गुम हो गए थे, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तानिया थी, जो अपनी ही जैसी एक लड़की के साथ खेल रही थी। फिर वो दोनों उस दरख्त से बंधे हुए झूले पर झूलने लगी और हाथ थामकर अंदर कमरे में चली गई। ये नाकाबिले यकीन मनाजिर थे, क्योंकि एक पुरस्कार घर जो बिल्कुल खाली पड़ा था, वहाँ पर इस कदर खौफनाक लड़की की मौजूदगी, ऊपर से तानिया का रोजाना उस घर में जाना, ये सब मेरे लिए बहुत अजीबोगरीब होता जा रहा था। ऐसे कई सवालात मेरे सामने मुंह खोलकर खड़े थे। मैं किससे ये मामला पूछूं? बमुश्किल बिस्तर में आकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, थोड़ी देर बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी चारपाई के पास कोई खड़ा हो। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मेरे मुंह से एक दहशतनाक चीख निकली थी। वो तानिया थी, जो अपने लंबे लंबे बाल खोले मेरी चारपाई के पास खड़ी गुस्से से मुझे घूर रही थी। मेरे मुंह से निकलने वाली चीख बेसाख्ता थी। थोड़ी ही देर में अम्मा जी भी दौड़ी दौड़ी ऊपर आई थी। वो तानिया को बाजू से घसीटते हुए नीचे लेकर जा रही थी, जो मुझे चीखते हुए कह रही थी कि अपनी जासूसी बंद कर दो, खबरदार जो मेरे ऊपर नजर रखी, मैं तुम्हारा हश्र बुरा कर दूंगी। उसके इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे, जबकि अम्मा जी कुछ शर्मिंदा नजर आ रही थी। दूसरे दिन तो मैं उनसे पूछे बिना रह ही ना सका। जब वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आई, पूरी रात मैं ना सो सका था और मुझे बुखार भी हो गया था। इसलिए जैसे ही वो अम्मा आई तो मैं उनसे कहने लगा, आखिर आपकी बेटी के साथ क्या मामला है, और ये घर तो बिल्कुल खाली और वीरान पड़ा है, तो वो इस घर में क्यों जाती है? अम्मा जी बेबसी से फूट फूट कर रो पड़ी। कहने लगी, बस बेटा, मेरा नसीब ही खराब है। बिना शौहर के मैंने अपनी यतीम बच्चियों को पाला है, लेकिन मैं क्या जानती थी कि इस घर को खरीदना मेरे लिए वबाले जान बन जाएगा। लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। कैसा धोखा अम्मा जी? आप मुझे साफ साफ बताएं। लेकिन वो एकदम चौंक गई और खौफजदा लहजे में कहने लगी, मैं नहीं बता सकती बेटा, वो यहीं कहीं आस पास होगी, वो मेरी सारी बातें सुन रही होगी। मैं तुम्हें फिर कभी ये बात बताऊंगी। चारों तरफ दहशत ज़दा नजरों से देखती वो नीचे चली गई थी, मुझे अजीब मखमसे में छोड़कर। फिर उस दिन दोपहर के वक्त मैंने उस घर में जाने का फैसला किया था। मैं देखना चाहता था कि मेरी आंखों को जो नजर आया था वो महज एक धोखा था या सच में ही वहाँ पर कोई लड़की रहती है जो तानिया की सहेली है, जो उसे वहाँ पर बुलाती है। अगरचे मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर मैं उस घर में आ गया था। मैंने देखा ये घर बिल्कुल ही उजाड़ और वीरान पड़ा था। एक टूटा फूटा सा संदूक और घर की दूसरी जरूरत की चीजें भी बिल्कुल ही पोसीदा हो चुकी थी। कोई न कोई तो इस घर में जरूर रहता होगा, लेकिन फिर गुजरते वक्त के साथ ये घर टूट फूट का शिकार हो गया और एक बंजर और उजाड़ घर बन गया, जिसकी तरफ देखते हुए भी खौफ महसूस होता। जैसे ही मैं दूसरे कमरे में गया तो मुझे शिद्दत से गर्मी का एहसास हुआ। उस कमरे में आकर अजीब सी बू महसूस हो रही थी। उस कमरे में कुछ भी नहीं रखा था सिवाय एक कुर्सी के, जबकि दीवारों पर भी सीलन थी। मैं ऐसे ही जायजा लेकर पलटने ही वाला था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरा पूरा वजूद हिलकर रह गया था। मैं तेजी से पलटा तो पीछे के मंजर ने हैरान कर दिया। वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन किसी की मधुर हंसी मेरे नजदीक ही बिखरी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ जरूर मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। कहीं ये घर आसेब ज़दा तो नहीं? ये सोचकर मैं उस घर से भागा चला आया। मेरे कंधे बहुत भारी हो रहे थे। मैं तेजी से अपने कमरे में आ गया था। थोड़ी ही देर बाद तानिया छत पर कपड़े सुखाने आई थी, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा था। फिर वो मेरे नजदीक आकर कहने लगी, क्या लेने गए थे वहाँ? खबरदार जो अब दोबारा वहाँ गए तो वहाँ जाने का हक सिर्फ मेरा है। वहाँ मेरी सहेली रहती है। मैं गुस्से से उससे कहने लगा, क्या तुम पागल हो? ऐसी बातें क्यों करती हो? वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। तुम्हें वहाँ कौन दिखाई देता है? वो सरगोशी में कहने लगी, वहाँ मेरी बहुत पुरानी दोस्त है जो बहुत सालों से मेरे साथ है। उसे कोई भी मुझसे जुदा नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। इसलिए मेरी जासूसी करना छोड़ दो और इस घर में जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। मुझे अच्छी तरह तंबीह करके वो नीचे जा चुकी थी। कभी वो मुझे पागल लगती और कभी ऐसे लगता जैसे वो ये सब नाटक कर रही है अपनी माँ को डराने के लिए।
जबकि उसकी बहनें भी उसकी वजह से परेशान रहती थीं। और ये हकीकत बात थी कि वो अपनी बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। उसके लंबे बालों की स्याह मोटी चोटी और बड़ी बड़ी काली स्याह आंखें, कहीं से भी नहीं लगता था कि इस लड़की के साथ कोई ऐसा मामला भी होगा। लेकिन उस रात मैंने हिम्मत दिखाई जब वो चादर ओढ़कर एक बार फिर से दीवार कूदकर उस घर में जाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया। तुम वहाँ नहीं जाओगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? उसकी आंखें एकदम से ही लहू टपकाने लगी थी। मैं उसकी आंखें देखकर डर गया था। तभी वो चीखो पुकार करने लगी, लेकिन मैंने भी उसे जाने नहीं दिया। अचानक ही मेरी नजर दीवार के उस पार उस खाली घर में पड़ी। सामने ही वो लड़की खड़ी थी जिसके लंबे लंबे बाल उसके पाँव को छू रहे थे, जबकि चांद की मध्यम रोशनी में उसके चेहरे की खसकनाक तासुरात मुझे अंधेरे में भी दिखाई दे रहे थे। ये देखकर तो मेरे हवास जाते रहे। थोड़ी ही देर में उसके सारे घर वाले जमा हो गए। मैं आज तानिया को रोकने में कामयाब हो गया था, लेकिन वो अम्मा जी जो बहुत परेशान लग रही थी, वो सरगोशी में मुझे कहने लगी, बेटा अब 3 दिन तक इसकी तबीयत खराब रहेगी। जब भी हम इसे उसके पास जाने से मना करते हैं तो इससे बुखार हो जाता है, और ये बुखार में न जाने क्या क्या पकती रहती है। अब भी ऐसा ही होगा। मैं तंग आकर उस अम्मा जी से कहने लगा, आखिर आप बताती क्यों नहीं कि इस लड़की के साथ क्या मामला है? इसका कोई न कोई तो इलाज होगा। और यहाँ रहकर तो मुझे पता चल गया है कि बराबर वाला घर आसेब ज़दा है। मुझे भी यहाँ एक लड़की दिखाई देती है। ये सुनकर अम्मा जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कहने लगी, क्या तुम सच कह रहे हो? तानिया के अलावा वो तुम्हें भी दिखाई देती है? हालांकि आज तक वो लड़की और उसका वजूद हमें नहीं दिखाई दिया। अम्मा की इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। अगर वो किसी को भी दिखाई नहीं देती तो मेरे सामने क्यों आई है? इस बात का जवाब मैं तलाश कर रहा था, लेकिन लाख सोचने के बावजूद भी मैं ये बात नहीं जान सका। अम्मा जी आज बहुत परेशान लग रही थी, क्योंकि पिछले 2 दिन से तानिया शदीद बुखार में मुब्तला थी। डॉक्टर्स ने आकर उसे घर पर ही चेक किया था, क्योंकि अम्मा जी का कहना था कि वो अपनी बेटी को कहीं पर भी नहीं लेकर जाती। उसका शौहर एक फौजी था जो बॉर्डर पर शहीद हो गया था। उसकी मिलने वाली पेंशन से ही इन चारों माँ बेटियों का गुजारा हो रहा था। आज अम्मा जी रात का खाना देने आई तो मैंने उन्हें अपने सामने ही बिठा लिया और कहने लगा, मुझे अपना बेटा समझिए और सच सच बताइए कि आखिर आपकी बेटी के साथ क्या मामला है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी, फिर कहने लगी, बेटा जब तानिया सिर्फ 12 साल की थी तो मैं बेवा हो गई थी। इससे बड़ी मेरी बेटी सानिया है जो 14 साल की थी, और सबसे छोटी मेरी बेटी दुआ है जो 10 साल की थी। 3 बेटियों के साथ मैं बेवा हो गई। मेरा शौहर फौज में था, लेकिन हमारा कोई साथी मकान नहीं था। मैं क्या जानती थी कि मैं इतनी कम उम्र में ही बेवा हो जाऊंगी। जब शौहर की शहादत हुई तो मेरे सर पर हाथ रखने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे में जब उनका पैसा मिला तो सबने यही मशवरा दिया कि मैं एक घर खरीद लूं, ताकि जिंदगी भर बेटियों के सर पर एक छत कायम हो जाए। यही सोचकर मैंने एक ब्रोकर से बात की और उसने मुझे एक घर दिलवा दिया। वो घर यही है बेटा जिसमें आज मैं रहती हूँ। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये घर आसेब ज़दा है, और इसके जो बराबर में घर है वो और ये घर एक ही हिस्सा था, लेकिन बेचने की वजह से उन दोनों को अलग कर दिया गया था। मैंने तो खुशी खुशी ये घर खरीद लिया, क्योंकि मेरे और मेरी बेटियों के लिए ये घर काफ़ी था। मेरी बेटियां भी यहाँ आकर बहुत खुश थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतना सस्ता मकान मिलने की वजह मुझे समझ आने लगी। जब मोहल्ले पड़ोस के लोग कहने लगे, बहन ये घर खरीद कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इस घर में जिन्नात का बसेरा है। एक लड़की है जो अक्सर इस घर में दिखाई देती है। जब भी कोई किराएदार इस घर में रहता है तो वो साथ वाले घर में मुंतकिल हो जाती है, और वो उजड़ा हुआ घर तो पिछले 10 सालों से खाली पड़ा है। कहीं तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों के साथ कोई मामला ना हो जाए। बेटियों वाली हो इसीलिए ख्याल करना। उनकी इस बात से मुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि मैं ऐसी बातों को नहीं मानती थी। इसलिए मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन चंद दिनों बाद ही मैंने अपनी बेटी तानिया को चुपके चुपके उस घर में आते हुए देखा। वो दीवार कूदकर उस घर के अंदर आ गई थी।
जब मैंने दूसरे दिन उसे डांट डपट कर ये बात पूछी तो वो कहने लगी, अम्मा, मुझे इस घर में एक अपनी हम उम्र लड़की नजर आती है। वो मुझे अपने पास बुलाती है। वो बहुत खूबसूरत है। मैंने उससे दोस्ती कर ली है। उसकी बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा मामला होगा। फिर जैसे जैसे वो जवान होने लगी वैसे ही उसकी और उस घर में रहने वाली उस जिन जाति की दोस्ती गहरी होती गई। उसमें जिन्नात रहती हैं, ये बात हमें मौलवी साहब ने बताई थी। एक बार जब तानिया रात के अंधेरे में हम सबसे छुपकर उस घर में गई, दूसरे दिन ही मैं उसे लेकर मौलवी साहब के पास पहुंच गई थी। फिर मौलवी साहब ने घर आकर दम किया और कहने लगे, वो एक जिन्नात की बेटी है जो कई सालों से उस घर में रिहाइश पजीर है। उसे तुम्हारी बेटी की खूबसूरती से इश्क हो गया है, इसलिए वो उससे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन वो उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो तुम उसे रोकने की कोशिश किया करो। ऐसा न हो कि वो जिन जाति उस पर हावी हो जाए। अब तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। मेरी बेटी तानिया को उसका असर हो गया था। अब जब भी वो उससे मुलाकात नहीं कर लेती उसे सुकून नहीं मिलता। आज मेरी बेटी 18 साल की हो गई है, लेकिन पिछले 5 सालों से उसकी यही रूटीन है। हम लाख उससे मना करें लेकिन वो कहती है कि जब तक वो अपनी सहेली से मुलाकात नहीं कर लेती उसे सुकून नहीं मिलता। और जब भी हम उसे मना करते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं तो वो बीमार पड़ जाती है। ऐसे ही जैसे तुमने रात में उसे रोका तो आज वो 3 दिन से बुखार में मुब्तला है। न जाने क्या क्या बोलती रहती है। अब तुम ही बताओ बेटा, कल को जब मैं अपनी बेटियों की शादी करूंगी तो कैसे इसकी शादी होगी। इसकी वजह से मेरी दूसरी बड़ी बेटी का रिश्ता भी नहीं हो रहा। हालांकि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। अम्मा जी अपनी बेटी की वजह से कितनी परेशान है ये उनका बूढ़ा चेहरा बता रहा था। मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगा, आप फिक्र मत करें, उसका कोई न कोई तो हल जरूर होगा। बस फर्क ये है कि आपने इसका इलाज करवाने की कोशिश नहीं की, वरना ऐसी चीजों का भी इलाज होता है। अम्मा जी हैरान होकर कहने लगी, बेटा तुम्हारी नजर में कोई आमिल वगैरह है? तो मैं अम्मा जी से कहने लगा, मेरी नजर में ऐसा कोई आमिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस मसले का हल निकाल सकूं। आप मुझे अपना बेटा समझें। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा था। मुझे बेइख्तियार अपनी माँ याद आ गई। वो न जाने किस हाल में होगी। अब मुझे उस घर में आए हुए 6 महीने हो गए थे। मेरे पास कुछ रकम भी जमा हो गई थी। फिर उस दिन मैं चोरी छुपे अम्मा से मिलने गया। जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अम्मा ने ही दरवाजा खोला था। शुक्र था कि मेरा सौतेला बाप घर पर नहीं था। मैं अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत सा सूट भी लेकर गया था। उनके हाथ पे चंद पैसे भी थमा दिए। वो मुझे रोकना चाहती थी तो मैं अम्मा को मुस्कुराते हुए कहने लगा कि अम्मा, अभी थोड़ा काम अधूरा पड़ा है, वो मुकम्मल कर लूं फिर आ जाऊंगा हमेशा के लिए आपके पास। लेकिन अब्बा से मैं सख्त नफरत करता हूँ, उनके साथ मैं कभी भी नहीं रहूंगा। मैंने साफ लफ्जों में उन्हें ये बात बता दी थी। ये सुनकर वो उदासी से मुस्कुराई, फिर कहने लगी, मैं भी तो एक बोझ की तरह उन्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना तेरे बाप की यादें मेरे दिल से कभी भी नहीं मिटती हैं। आज भी मेरे दिल में उन्हीं की मोहब्बत आबाद है। मैं अम्मा को तसल्ली देते हुए कहने लगा कि बुरे दिन जल्द ही जिंदगी से गुजर जाएंगे, बस हमें अच्छे दिनों का इंतजार करना है। एक बार फिर से मैं वापस उसी अम्मा जी के घर में लौट आया था, क्योंकि अब तानिया का इलाज करवाना जरूरी हो गया था। लेकिन एक रात मैं सो रहा था जब मेरी नजरों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। तानिया मेरी चारपाई के पास खड़ी थी। उसके लंबे लंबे बाल पुश्त पर बिखरे थे। वजूद से उठने वाली खुशबू मुझे अपने हवासों पर सवार होती हुई महसूस हो रही थी। तभी वो मुझे उठते हुए देखकर सरगोशी में कहने लगी, मेरी सहेली तुम्हें बुला रही है, वो तुम्हें पहले से जानती है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। ये क्या कह रही हो तुम? मैं गुस्से से उससे कहने लगा तो वो कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, उसने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। वो जबरदस्ती मुझे बाजू से पकड़कर अपने साथ लेकर जा रही थी। कभी कभार तो ये लड़की मुझे बिल्कुल ही पागल लगती थी। जैसे ही मैं दीवार से उस घर की तरफ झांकने लगा तो अचानक पीछे से तानिया ने मुझे धक्का दिया और मैं आधी रात को उस घर में जा गिरा था। गो के मेरे घुटने पर चोट आई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाल लिया था।
मैंने देखा ऊपर छत पर खड़ी होकर वो जोर जोर से हंसती हुई बिल्कुल ही पागल लग रही थी। मेरी आंखों में उसके लिए गुस्सा था, लेकिन अचानक ही पीछे से किसी ने मेरी आंखों पर हाथ रख दिए। मैंने जबरदस्ती उन हाथों को हटाया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक अजनबी लड़की मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी शक्ल मुझे जानी पहचानी लग रही थी। ऐसे लगता जैसे मैं कभी अपनी जिंदगी में इससे मुलाकात कर चुका हूँ। वो बहुत गौर से मुझे देखे जा रही थी। कौन हो तुम? मैं घबराए हुए लहजे में उससे पूछने लगा। वही तुम्हारी बचपन की सहेली। कौन सहेली? अब कि मैं अटक अटक के उससे पूछ रहा था। हालांकि मुझे इस वीरान और खौफनाक घर में डर लग रहा था। दिल चाह रहा था कि अभी यहाँ से भाग जाऊं। फिर वो कहने लगी, याद है बचपन में जब मैं अकेली बेयारो मददगार इंसानों की दुनिया में भटकती फिर रही थी, तो तुम मुझे अपने साथ ले गए थे। तुमने मुझे वो मीठी जलेबियां भी खिलाई थी। कितने दिन तक हम दोनों साथ खेलते थे, साथ ही रहते थे। तुम्हारी माँ मेरे लिए भी खाना बनाती थी जब हम साथ मिलकर खाते थे। मैं वही लड़की हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों रहती हो? मैं इस पूरे घर का जायजा ले रहा था। फिर वो उदासी से कहने लगी, क्योंकि इंसान नजर आने वाली ये लड़की हकीकत में एक जिनजाती है, तो तुम अपनी दुनिया में वापस क्यों नहीं चली जाती? मैं तेज लहजे में उससे कह रहा था, तो वो आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, क्योंकि उन जिन्नात ने मुझे अपने कबीले से निकाल दिया था। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मेरे बाप ने एक जुर्म किया था। उसने सरदार को नुकसान पहुंचाया, तो बदले में सरदार ने मेरे बाप को कैद कर दिया और मुझे छोटी उम्र में ही अपने कबीले से निकाल दिया, इंसानों की दुनिया में भटकने के लिए छोड़ दिया। मुझे तो यहाँ का कुछ अता पता नहीं था। तुम्हारा मुझ पर एहसान था कि तुम मुझे अपने घर ले गए। चंद दिन तक मुझे सहारा दिया। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी, लेकिन वो तुम्हारा शैतान बाप जो मेरी खूबसूरती देखकर मुझ पर आशिक हो गया था। आधी रात को वो एक दिन मेरी इज्जत बर्बाद करने आया, तो मैंने उसका बुरा हशर कर दिया। अपने लंबे नाखूनों से मैंने उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। शायद उसे ये बात सारी जिंदगी याद रहेगी कि उसने किसी जिन जाति पर बुरी नजर डाली थी। फिर मैंने हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया और खाली घर की तलाश में जगह जगह भटकने लगी। फिर मैंने इस घर को अपना मस्कन बना लिया। मैं यहाँ अकेली रहती थी, लेकिन अपने आप को जिंदगी में बहुत अकेला महसूस करती। जब अचानक ही एक खूबसूरत लड़की का चेहरा मुझे इस घर की छत से झांकता हुआ नजर आया। मैंने फौरन ही उसे अपने पास बुलाया था और अपनी ताकत से उसके जहन को अपने बस में कर लिया। अब वो लड़की मेरी बन चुकी थी। मैं जो चाहूँ उससे काम करवा सकती थी। वो मेरी सहेली नहीं बल्कि गुलाम बन चुकी थी। मैं आधी रात को उसे अपने पास बुलाती, उससे अपनी दिल की बातें करती। हम आधी आधी रात तक साथ खेलते रहते थे। वो खूबसूरत लड़की मेरी सहेली बन चुकी थी। अब भी वो मेरी दोस्त है। ना मैं उससे जुदा हो सकती हूँ और ना वो मुझसे। तुम जानते ही होगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने तुम्हें फौरन पहचान लिया। तुम्हारा मुझ पर एहसान है और मैं अपने साथ किए गए अच्छे लोगों का सलूक कभी नहीं भूलती। इसलिए तुम सारी जिंदगी के लिए मेरे जहन में बस गए थे। वो बहुत मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देख रही थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो अपनी किस सहेली की बात कर रही है। वो तानिया की बात कर रही थी, जिसकी जिंदगी इतनी बड़ी उलझन का शिकार थी कि उसके घर वाले भी उसकी वजह से परेशान थे। तभी मैं उससे बड़े प्यार से कहने लगा, अगर तुम मेरा एहसान मानती हो तो मेरी एक बात मान लो। इसमें ही तुम्हारी भलाई है। कैसी बात? मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। उसने फौरन ही रजामंदी दे दी थी। तानिया का पीछा छोड़ दो, बल्कि उस घर से हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि ये घर जिन्नात के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए बना है। ये सुनकर वो नाराजगी से मुझे देख रही थी। फिर मैं उसे समझाते हुए कहने लगा, अब तुम एक ताकतवर जिनजाती बन चुकी हो। अपनी दुनिया में वापस जाओगी तो सरदार तुम्हें जरूर अपने कबीले में रख लेगा और फिर अपनी ताकत से तुम अपने बाप को भी तो आजादी दिलवा सकती हो। वहाँ अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। न जाने तुम्हारा बाप कैसी जिंदगी गुजार रहा होगा। उसकी अजियत का सोचो, वो किस कदर तकलीफ में होगा। ये सुनकर तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो कहने लगी, तुम सच कहते हो। मैं इतने सालों तक इंसानों के अंदर अपनी मोहब्बत तलाश करती रही, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा बाप मुझसे किस कदर मोहब्बत करता है। काश मैं उसे आजादी दिलवा सकती
तुम अब भी उसे आजाद करवा सकती हो। तुम एक ताकतवर जिनजाती हो। जब मैंने उसकी तारीफ की तो वो खुश हो गई। फिर वो कहने लगी, क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? मैं तुम्हारी जिंदगी में जरूर वापस आऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने उससे वादा किया कि मैं अपने दिल में हमेशा उसके लिए मोहब्बत कायम रखूंगा। वो आज से मेरी दोस्त बन चुकी थी। ये सुनकर वो बहुत खुश नजर आ रही थी। फिर जब मैंने उससे कहा कि वो तानिया का हमेशा के लिए पीछा छोड़ देगी, तो वो मेरी बात मानने के लिए तैयार हो गई और जब मुलाकात करने के बाद चंद लम्हे में ही यहाँ से गायब हो गई थी। अब उसका वजूद यहाँ दिखाई भी नहीं देता था। फिर कई दिन गुजर गए। अम्मा जी कहने लगी, आजकल तानिया बड़ी परेशान है। उसका कहना है कि उसकी सहेली उसे छोड़कर चली गई है। तो मैं अम्मा जी को समझाते हुए कहने लगा, ये तो अच्छी बात है ना कि उसकी जिंदगी अब संवरने वाली है। वो जो हमाकतें कर चुकी है, अब आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द अपनी दोनों बेटियों की शादी करके उसे रुखसत कर दें, ताकि फिर से वो जिनसादी आपकी बेटी पर हावी ना हो जाए। अम्मा जी मेरी बात समझ गई थी। फिर परेशानी से कहने लगी, बेटा, सानिया का तो रिश्ता पक्का हो गया है, लेकिन तानिया के लिए किसका इतना बड़ा दिल है जो उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर लेगा? मैं अम्मा जी से कहने लगा, वो इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की है, कोई भी उसे अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। आप उसका रिश्ता तो तलाश करें। तो वो झिझकते हुए कहने लगी, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा है, इसलिए तो मुझ पर एहसान करो और मेरी बेटी तानिया को अपना लो। उनके मुंह से ये बात सुनकर तो मैं हैरान ही रह गया था। कहाँ तानिया जैसी खूबसूरत लड़की और कहाँ मैं बेघर नौजवान जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मैं खुशी खुशी अम्मा की बात पर राजी हो गया। वैसे भी तानिया को मैं दिल से पसंद करता था, उसकी सारी नादानियों के साथ। फिर थोड़े ही दिनों बाद अपनी माँ की मौजूदगी में मैंने सादगी से तानिया के साथ निकाह कर लिया। गो कि वो कुछ नाराज दिखाई देती थी, लेकिन मैं जानता था कि वो चंद दिन बाद ही अपनी सारी नाराजगी भूल जाएगी जब मेरी मोहब्बत देखेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। मैं तानिया के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज कर चुका था और अपनी माँ को भी अपने साथ अलग घर में रख लिया। अब वो उस शैतान सिर्फ इंसान के साथ नहीं रहती थी, बल्कि उसे अपने बेटे का सहारा मिल गया था। तानिया को पाकर तो गोया मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी, लेकिन कभी कभार मैं ये सोचता कि अगर वो जिन साथी वापस लौट आई और तानिया को मेरी बीवी के रूप में देखा तो न जाने उसके दिल पर क्या गुजरेगी। मैं दिल से दुआ करता था कि वो जहाँ रहे हमेशा खुश रहे। आखिर को वो मेरी बचपन की सहेली थी। मैं कभी भी उसका बुरा नहीं चाह सकता था। हाँ, वो अलग बात थी कि उसकी वजह से तानिया की जिंदगी जरूर तकलीफ में गुजरी थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।